कक्षा 10 पार्ट 3 आनुवंशिकी। सन 1950 में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था और 1863 में वंशागति, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी, शब्द का प्रयोग स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रश्न बढ़ता हमारा जेनेटिक्स के बारे में, इसमें खोज वाला जो वैटसन ने किया था। वंशागति कहते किसे हैं? एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। बात हम करते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद है क्या? इस मेंडल ने आनुवंशिकी पर प्रयोग किए, इसलिए इन्हें मेंडलवाद कहते हैं। बात हम करते हैं मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के हेनजनराफ प्रांत के सिलसिलिया नामक गांव में इसका जन्म हुआ। पूरा नाम था इसका ग्रेगर जॉन मेंडल। इसे आनुवंशिकी का पितामह या जनक भी कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग जो किए थे वो गिरजाघर मटर उद्यान पर किए थे। इनका प्रयोग संकरण पर आधारित था। मटर का वैज्ञानिक नाम होता हमारा पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने सन 1865 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है ब्रून सोसाइटी नेचुरल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक जो लिखी थी वो मेंडल ने। इनके प्रयोग संकरण पर आधारित थे तथा इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई। इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनके प्रयोग जो अधूरे रह गए थे उनके नियमों की पुनः खोज करी थी ऑस्ट्रिया का एर्विन शेरमेक, जर्मनी का कार्ल कोरेंस और हॉलैंड का हुगो डी ब्रिज। ये थे हमारे 3 वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल की पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? पहला था मेंडल ने केवल एक बार में ही एक ही लक्षण का अध्ययन किया तथा इन्होंने ऐसे पौधे का चयन किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध था तथा इन्होंने अगली पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण परीक्षणों द्वारा की गई। मेंडल ने अपने प्रयोगों का गणितात्मक और संख्यात्मक रिकॉर्ड रखा और मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? अगला जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मटर का पौधा एक वर्षीय शाक होता है, इसे आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण होता है। मटर के पुष्पों में कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं इसी में ही। मटर का जो पौधा होता है वो उभयलिंगी होता है। मटर के पुष्पों में कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। ये कृत्रिम जो परागण होता है वो प्रकृति से अलावा जो कृत्रिम परागण किया जाता है। मेंडल का प्रयोग था मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे। इस मटर के पौधे में कुल 34 विपर्यासी लक्षण देखे, जिसमें से 7 लक्षण विपर्यासी लक्षण ऐसे थे जो इनको स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। विपर्यासी लक्षण उन्हें कहते हैं जो लक्षण कुछ दिखाई देते हैं कुछ दिखाई नहीं देते, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण मिलकर के विपर्यासी लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब ये जो मटर के पौधे में जो 7 लक्षण थे वो प्रश्न यहीं से बनता हमारे 7 लक्षणों पर ही। अगली बात करते हैं आनुवांशिक शब्दावली। पहला हम बात करते हैं जीन शब्द की खोज करी थी जॉनसन ने। इसके अनुसार सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। अर्थात इसके अनुसार आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण जीन कहलाता है। अगली शब्दावली या अगली परिभाषा के बारे में बात करते हैं हम। युग्म विकल्पी ये होते क्या हैं? युग्म विकल्पी उन्हें कहते हैं किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप को कहते हैं युग्म विकल्पी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जो युग्म विकल्पी हैं इसमें एक लक्षण नियंत्रित होगा हमारा कैपिटल टी। समयुग्मजी जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हों? एक समान, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी कहे तो लंबे पौधे या बौने पौधे। ये एक जोड़ा जो होता है लंबे पौधे का या बौने पौधे का, तो ये दोनों जो होते हैं इनको कहते हैं हम समयुग्मजी। चौथे टॉपिक की बात करते हैं विषमयुग्मजी, जिसको कहते हैं हेट्रोजिनस। इसमें दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जोड़ा कैपिटल का बनेगा एक स्मॉल का बनेगा। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य आकृति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप सजीव की आनुवंशिक रचना को
जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें के बारे में बात करते हैं। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगली शब्दावली जो है हमारा 9वीं नंबर की, एकल संकर संकरण वे लक्षण जो एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम एकल संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, और त्रिसंकर संकरण इसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। अगली शब्दावली के बारे में बात करते हैं 12 नंबर की, जिसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। इसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगली शब्दावली परीक्षण संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ में कराते हैं तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। इस परीक्षण संकरण को परीक्षणार्थ संकरण भी कहा जाता है। संकर पूर्वज संकरण इसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनक यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों में से किसी एक जनक के साथ में किया जाता है, उसको हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। अगली शब्दावली की बात करते हैं व्युत्क्रम संकरण, जिसको कहते हैं बैकक्रॉस। दो जनकों की आपस में अदला बदली होना व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है। जनक पीढ़ी संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधे का संकरण करवाते हैं उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी की बात करते हैं तो F1 पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी होती है या F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी हमारी एकल संकरण में प्राप्त की जाती है और F2 पीढ़ी हमारी द्विसंकरण में भी प्राप्त की जा सकती है। तो अगली शब्दावली के बारे में अगर हम बात करते हैं 19वीं, दो शब्दावली और है इसमें, इनमें से कभी कभी क्या प्रश्न पूछ सकता है प्रमुख शब्दावली के बारे में। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे वो प्रभावी है, अप्रभावी है, सुजननिकी है, युग विकल्पी है, समयुग्मजी विषमयुग्मजी है, जनक पीढ़ी है। इन टॉपिकों के बारे में कुछ शब्दावली के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है, तो इनको अच्छी तरीक़ा से नोट करना और याद करना। तो अगली शब्दावली के बारे में हम बात करते हैं अब एक संकर अनुपात। एक संकर संकरण से प्राप्त संतति अनुपात को ही हम एकल संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात द्विसंकर संकरण से प्राप्त संतति अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। एकल संकर अनुपात जो किया जाता है वो एकल संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त करते हैं उसको एकल संकर अनुपात। इसमें क्या होता है, जो लक्षण प्रारूप होता है वो 3:1 और जीन जो होते हैं 1:2:1। द्विसंकरण में लक्षण प्रारूप होता है हमारा 9:3:3:1 और जीन प्रारूप होता है हमारा 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1। मेंडल के वंशागति के नियम 3 थे। पहला हम नियम की बात करते हैं प्रभाव्यता का नियम। यह नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस करवाया जाता है तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण तथा वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इन दोनों से ही हमें इनके आधार पर ही इसे प्रभाव्यता का नियम कहा जाता है। इस नियम में क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी जो हमने प्रमुख शब्दावली पढ़ी थी, इन प्रमुख शब्दावली में दो परिभाषाएं थी हमारी, प्रभावी की और अप्रभावी की। तो दोनों परिभाषा हमारी प्रभाव्यता के नियम में लग करके इसको संपूर्ण कर सकते हैं। इस प्रभाव्यता के नियम में होता क्या, लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य में जब क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में समयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे लंबे, यानी एक कैपिटल टी और एक हमारा स्मॉल टी। स्मॉल टी का लक्षण छिप जाता है, कैपिटल का हमारा दिखाई दे जाता है। दूसरे हम वंशागति का हम बात करते हैं नियमों के बारे में। पृथक्करण का नियम, जैसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम,
तथा इसे ही विसंयोजन का नियम कहते हैं। ये नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा युग्मनज निर्माण में ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्योंकि एक दूसरे के साथ आ जा रहे हैं, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में जा रहे हैं, तो अलग अलग युग्मकों में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। और ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं और आनुवांशिक रूप से युग्मक कैसे होते हैं? हमारे शुद्ध प्राप्त होते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। यह नियम भी एकल संकरण पर आधारित है। अब बात हम करते हैं इस नियम के उदाहरण के बारे में कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त संकर लंबे पौधे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनमें स्वनिषेचन करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में युग्मकों का पृथक्करण हो जाता है, जिसका लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। अब इसके बाद में एक सारणी यानी चेकर बोर्ड है, उस चेकर बोर्ड का अध्ययन करके उसको उतारें। ये जो सारणी आपको दिखाई दे रही है, ये मेंडल के जो नियम थे, हमारे मेंडल का जो प्रयोग था उसमें 7 लक्षण दिखाई दिए थे। वो 7 लक्षण थे हमारे। पहला था तने की लंबाई लंबा और बौना, प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में बौना। पुष्पों की स्थिति अक्षीय और अग्रस्त, पुष्पों का रंग बैंगनी और सफ़ेद, फली का रूप फली फूल या संकीर्णित, फली का रंग हरा और पीला, बीज का आकृति गोल और झुर्रीदार और बीज का रंग पीला और हरा। इन 7 जोड़ी जो लक्षण हैं, इसमें से प्रश्न हमारा पूछ सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का जब चयन किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग किया था, इसमें कितने जोड़े देखे? तो 7 जोड़े देखे। टोटल कितने लक्षण थे हमारे? 14, लेकिन जोड़े कितने थे हमारे? 7 युग्म थे हमारे, सेट थे, जोड़े थे। तो इसमें जो हमारा एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण था हमारा, इसी पर आधारित है। इसमें हमारा एक में तो हम लेते हैं तने की लंबाई एकल संकरण में, और द्विसंकरण में लेते हैं बीज की आकृति और बीज का रंग। तीसरा नियम के बाद हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम में जब 2 जोड़ी विपर्याशील लक्षणों को मध्य में क्रॉस कराते हैं, तो इसमें जब पीली व गोल आकार के जो बीज होते हैं मटर के पौधे तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में जो गोल पीले जो प्राप्त हुए थे, एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y। इनको गोल पीले ही क्यों कहा? क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r में एक कैपिटल का लक्षण दिखाई देता है, बोने का लक्षण छिप जाता है। कैपिटल Y स्मॉल y में हमारा स्मॉल y छिप जाता है, कैपिटल Y दिखाई देता है। तो R जो होता है हमारा राउंडेड और Y होता है हमारे येलो, यानी गोल और पीले जो पौधे हमारे प्राप्त होते हैं वो इसमें। जिससे से यह सिद्ध होता है कि गोल में पीले आकार के बीज प्रभावी लक्षण है, परंतु जो F1 पीढ़ी में स्वनिषेचन होता है तो जीनों का पृथक्करण होता है तथा पुनः जीनों के संयुग्मन से मुख्यतः 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जो कि निम्न है: गोल व पीले बीज वाले पौधे, गोल व हरे बीज वाले पौधे, झुर्रीदार व पीले बीज वाले पौधे, और चौथा जो लक्षण है वो झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे। गोल पीले को हम कहते हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। गोल हरे को हम कहते हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। झुर्रीदार को हम कहते हैं स्मॉल r, स्मॉल r, और कैपिटल Y, कैपिटल Y, और झुर्रीदार हरे को कहते हैं कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। यानी ये 4 लक्षण प्राप्त हुए। अब उदाहरण के तौर पर हम इसका अगर अध्ययन करें तो सारणी जो होती है हमारी, सारणी को बनाएं और अच्छे तरीका समझें कि सारणी में दिया क्या है। वही गोल पीले और हरे झुर्रीदार इन पौधे के मध्य में क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। तो F1 पीढ़ी में सभी युग्मक समान दिखाई देंगे, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब क्या करते हैं, इनमें से 4 युग्मक बनते हैं। इन 4 युग्मकों से जो जोड़ा बना जाते हैं, जब इनमें स्वपरागन करते हैं तो एक युग्मक से हमारे जोड़ा बनते हैं 4 युग्मकों का निर्माण। एक कैपिटल R, कैपिटल Y का, स्मॉल r, कैपिटल Y का, कैपिटल R, स्मॉल y का, और स्मॉल r, स्मॉल y का। तो इस सारणी को नोट करें और अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करें, क्योंकि ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट बनता है इस अगले साल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि प्रभावी लक्षण के बारे में पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा था हमारा। तो अब इसके बाद में ये युग्मक जो हमारे 4 प्राप्त हुए, इसमें 4 युग्मक तो हमारे होंगे नर के
और 4 युग्मक होंगे हमारे मादा के। इनके मध्य में जो क्रॉस कराते हैं तो ये हमें 16 लक्षणों वाला एक चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। तो इस चेकर बोर्ड को तारने का प्रयास करें। फिर इसको हम बताते हैं कि इसमें हुआ क्या था कि इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका संकरण इसने कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में किया। तो कैपिटल इसमें सारणी जो बनेगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी इसमें दोनों आर बड़े हैं, दोनों वाई क्या हैं, बड़े। तो आर का मतलब होता है गोल और वाई का मतलब होता है पीला। दूसरा अगर चेकर बोर्ड की सारणी अगर बात करते हैं इसमें बनाता हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी पीला और गोल। क्योंकि इसमें क्या है, स्मॉल आर लक्षण हमें दिखाई देता है, लेकिन आर हमारा छप जाता है और कैपिटल दिखाई देता है। यदि दोनों स्मॉल होते तो झुर्रीदार होता हमारा। तीसरे अगर कॉलम की बात करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर यानी पीला और गोल। अगली बात करते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पीला और गोल। दूसरे कॉलम की बात करते हैं, ऐसे ही इनको अगर बनाते जाते हैं तो इसमें भी हमारा पीला और गोल, पीला और झुर्रीदार, पीला गोलाकार और पीला झुर्रीदार बनता है। तीसरे कॉलम की बात करते हैं, संकरण करवाते हैं, पीला गोलाकार और गोला और पीला और गोल और हरे प्राप्त होते हैं। चौथे कॉलम की बात करते हैं तो गोल और पीले, झुर्रीदार और पीले, गोल और हरे और झुर्रीदार और हरे ये प्राप्त होते हैं, जिसका लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:3:1 लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है वो 9:3:3:1। मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व के बारे में बात करते हैं। क्या महत्व है इनका? इन नियमों के महत्व के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, इससे मानव जाति में सुधार किया जाता है तथा मानव जाति में सुधार किया जाना सुजननिकी कहलाता है। इससे जीन संकल्पना की पुष्टि की जाती है। जो जीन हमारे जो प्राप्त होते हैं उसकी पुष्टि हम कर सकते हैं कि कौन सा प्रभावी होगा और कौन सा अप्रभावी होगा। संकर विधि से लक्षणों को एक से साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है और मेंडल के नियमों से पूर्वानुमानों लक्षणों की गणना की जा सकती है। बाह्य संकरण, इस संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अपने प्रभावी जनक यानी कैपिटल टी ये प्रभावी जनक है के साथ में कराया जाता है। तो इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे हो जाते हैं, जिसमें 50 समयुग्मजी लंबे पौधे और 50 विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इनकी जब इनमें संकरण करवाया था ना F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ में, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी इनमें से एक युग्मक ले लो। इसके मध्य में जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें सारणी प्राप्त होती है। इसमें F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी 2 युग्मक हो गए और प्रभावी जनक में दोनों कैपिटल है, तो इसमें युग्मक कौन सा होगा हमारा कैपिटल, कोई सा भी ले लो, दोनों ही हमारे बड़े हैं। तो जब इसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो एक तो लक्षण बनता हमारा कैपिटल टी यानी लंबे पौधे, और एक बनता हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये भी पौधा कैसा होगा हमारा लंबा, क्योंकि इसमें बोने का लक्षण छप जाता है। तो लक्षण प्रारूप कितने होगा हमारे 100%, क्योंकि दोनों पौधे कैसे हमारे लंबे हैं। और जीन प्रारूप होता हमारा 1:1, क्योंकि एक पौधा हमारा शुद्ध है और एक पौधा कैसा हमारा अशुद्ध। तो जीन प्रारूप हो गया हमारा 1:1। बात हम करते हैं इस संकरण में जो F1 पीढ़ी होती है कि पादप का संकरण किसी अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है, तो उसे हम कहते हैं परीक्षण संकरणार्थ संकरण। यानी ये दूसरा टॉपिक है हमारा परीक्षणार्थ संकरण। तो कैसे कहते हैं, इस संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण किसी अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी के साथ में कराया जाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। इसमें प्राप्त संतानों में प्रभावी और अप्रभावी दोनों का लक्षण हमारे निम्न है। यानी इसमें युग्मक लिया, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वही F1 पीढ़ी है, लेकिन युग्मक दूसरा कौन सा ले लिया हमारा अप्रभावी यानी स्मॉल टी में से केवल स्मॉल टी। तो जब चेकर बोर्ड के द्वारा सारणी बनाते हैं तो एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यानी एक पौधा लंबा और एक पौधा बौना। तो लक्षण प्रारूप अनुपात आता हमारा 50% लंबे और 50% बौने, लेकिन जीन प्रारूप आता हमारा 50% विषम युग्मजी और 50% हमारा समयुग्मजी। यानी इसका जो अनुपात आता है हमारा 1:1। क्यों आया? क्योंकि विषम युग्मजी हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी और समयुग्मजी में क्या है, दोनों ही हमारे युग्मक कैसे हैं, छोटे हैं, स्मॉल हैं। तो इसलिए ये था हमारा परीक्षणार्थ संकरण के बारे में और बाह्य संकरण के बारे में। अब इसके लिए ये सारणी है हमारी, इसमें परीक्षण सारणी, इसको नोट करें। नोट करके उतर लिया होगा। अब आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, तो नोट करने के बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी में ही कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु में। सामान्यतः किसी जीन के 2 युग्मविकल्पी ही होते हैं।
किसी जीन जो होता है उसके युग्मविकल्पी कितने होते हैं हमारे 2 ही होते हैं। प्रभाव्यता के नियम के उदाहरण हमारे, यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी बौने पौधे से संकरण करा जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया प्रभाव्यता के नियम में, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे लंबे, क्योंकि उसमें हमारा एक कैपिटल और एक क्या हमारा स्मॉल, इनमें से जब जोड़ा का क्रॉस करवाए कहते हैं तो एक कैपिटल का बनेगा और एक क्या बनेगा स्मॉल का। अब कैपिटल का लक्षण हमें दिखाई देगा, स्मॉल का हमारा लक्षण क्या होता है हमारा छिप जाता है, तो प्रभावी लक्षण कौन होगा हमारा कैपिटल टी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, संकर पूर्व संकरण ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, बाह्य संकर और परीक्षण संकरण। पिछली बार इनमें से प्रश्न पूछा था हमारा। अगली प्रक्रिया आती है हमारी विपुंसन होती क्या है, यह एक कृत्रिम पर परागण की प्रक्रिया है। यदि पौधे में स्त्री केसर व पुंकेसर में से यदि पुंकेसरों को यानी नरजन्नांग को निकाल दिया जाता है तो इनमें स्वयं परागण आसानी से नहीं हो पाता, यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। ये कृत्रिम पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का पूछ सकता है कि कृत्रिम पर परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हमारी ये कौन सी, विपुंसन। स्त्री केसर पुंकेसर, स्त्री केसर में क्या होता है हमारा जायांग होता है और पुंकेसर में क्या होता है हमारा पुंकेसर होता है। ये 2 जन्नांग होते हैं हमारे, हर पौधे के पुष्प में 2 प्रकार के जन्नांग पाए जाते हैं। और पहले बता दिया कि मटर का पौधा कैसा हमारा ओवेलिंगी है, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों में से किसी एक जन्नांग का अध्ययन। साथ आज हम पार्ट नंबर 3 था इसकी चैप्टर को कंप्लीट और